हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इस पर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है और थंबनेल में जैसे कि आपने देख भी लिया है, जी हाँ, आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। तो मैराथन का मतलब होता है पूरी किताब को एक वीडियो में कवर करना। तो हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में के नज़रों से देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज हम पूरी किताब की पूरी बुक का मतलब है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं जो एग्ज़ाम में इस साल आएंगे वो मैं सारे कवर कराऊंगा। तो यदि अभी तक आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये तैयारी बिल्कुल करने की सोच रहे हैं या अभी तक नहीं करी है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो तैयार हो जाओ, 100% पेपर में लगेगा आपका जो मैं इस वीडियो में पूरा कराऊंगा। तो चलिए, समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और 2024 में टॉपर बना के मैं रहूंगा। बस कंडीशन मेरी प्यारे बच्चों एक ही रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और मैंने जो वन शॉट वीडियो बनाई हैं, फिजिक्स की बनाई हैं, केमिस्ट्री की बनाई हैं, वो सब वीडियो देख लीजिएगा। मैंने प्ले लिस्ट में सब वीडियो डाल दिए हैं। अब क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो इस वीडियो का रहा आपके सामने पहला सवाल। तो पहले चैप्टर का पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट है ये है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासी विलयन कहलाते हैं। दो समपरासी विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता। डेफिनेशन है, बहुत ईजी है, समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि किसी विलयन के 1 किलो विलायक में जो उपस्थित विलेय है ना, उनके मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। तो स्मॉल m बराबर होता है या मोलरता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का 1 किलोग्राम में भाग। इसका मात्रक की बात की जाए तो मोल बटे किलोग्राम कहेंगे या मोल किलोग्राम की घात -1। समझ में आ गया? इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब जो टफ आएगा मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनसे तो तुम आसानी से भी कर लोगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा, मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो यह 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऊपर वाले को मोलरता कहते हैं, इसे मोलरता, ये मोललता और ये मोलरता। तो इसमें फ़र्क जान लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रों से, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की पूरे इस साल चांस है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या है। मोलरता है कैपिटल M बराबर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, और वो भी किस में हो, लीटर में होना चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मोल अंश की परिभाषा हमको बतानी है। तो इसकी परिभाषा है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के घुल यानी कि कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव को मोल अंश कहते हैं। इसे क्या दिखाते, इसे स्मॉल x से व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि विलयन में जो उपस्थित है ना घटक या अवयव के मोलों की जो संख्या है तथा विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय के मोल अंश कहते हैं। इसे स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं, माना एक विलयन में विलेय के Na मोल हो गए तथा विलायक, ये विलेय है Na तथा ये क्या है विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं। तब विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश, क्योंकि विलेय किससे दिखाते हैं भाई, विलेय के मोल अंश को दिखाते हैं x से, एक किसे दिखाते हैं विलेय को।
तो इसका क्या फॉर्मूला, Na/Na/Nb, यानी कि दोनों का कुल योग क्योंकि है ना कुल मोलों की संख्या के अनुपात, ये अनुपात हो गया। अगला विलायक के मोलंश यानी कि XB, तो ये हो जाएगा NB/Na/Nb। आई होप क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो चलिए अब मीठा मीठा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए हुआ उद्घाटन, लगा अच्छा, बिल्कुल। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है पढ़ लेते हैं। ये कह रहा किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। कहने का मतलब है किसी विलयन में जो किसी अवयव का द्रव्यमान जो प्रतिशत होगा ना विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यदि विलयन में अवयव A का द्रव्यमान WA, यानी कि द्रव्यमान W से क्या वेट, यानी कि द्रव्यमान A तथा अवयव B का द्रव्यमान WB हो तब A का द्रव्यमान प्रतिशत क्या फॉर्मूला होगा, ये बनेगा WA बटे में होगा WA प्लस WB और गुणा में क्या हो जाएगा 100 यानी कि 100। तो आई होप इसका जो आपका फॉर्मूला वो भी समझ में आएगा, जो इसकी डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखें ये एक न्यूमेरिकल है, मैंने न्यूमेरिकल इसलिए क्योंकि मैंने अब आपको कई न्यूमेरिकल मतलब कई जो फॉर्मूले करा दिए हैं। चलिए तो इसके आधार पर हम एक दो न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो ये कह रहा है यूरिया के जो विलयन भार है ना 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज, यानी कि विलयन में कितना यूरिया का मोल प्रभाज है वो ज्ञात करना तथा जल का मोल प्रभाज भी हमें ज्ञात करना। तो क्या है, यह है यूरिया के मोलों की संख्या, इसे स्मॉल m। अब यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है रासायनिक सूत्र CH4N2O, सही है, मोलों की संख्या। अतः मोलों की संख्या देखिए भार कितना दे देगा 6 बटे होता है अणुभार। तो यूरिया का जो अणुभार होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है 60 होता है। तो भार है हमारा 6 और यूरिया का जो अणुभार है होता है 60। अब हम 60 को इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा। वो कैसा आएगा देखिए मैं भाग दे के दिखा देता हूँ। भाई आपका ये जो है 6 से कितनी बार कटेगा 6/60 है ना, तो 6 धाम 60 यानी कि 1/10 या अब इससे भाग दोगे तो आपको 0.1 आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया। तो हमें क्या निकला यूरिया के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। अब किसकी चाहिए हमें जल के भी मोलों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो H2O के मोलों की संख्या क्या है N बराबर, तो जल है यानी कि H2O का जो आपका भार है कितना होता है, ये होता है 94, समझ में आ गया, और बटे इसका अणुभार। तो अणुभार कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों जल का 18, तो बराबर है। अब 18 से भाग देंगे तो ये 5.2 क्योंकि 18 पंजे 90 होता है, बचे 4 40 18 दूनी 36, तो लगभग इतना आएगा। अब ये निकला यूरिया के मोलों की संख्या निकल गई और जल के मोलों की संख्या। तो हमें कौन सा क्वेश्चन चाहिए, हमें चाहिए यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया का मोल प्रभाज होता है N/m प्लस कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n और कैपिटल N। तो स्मॉल n का मान कितना देखा हमने 0.1 देखा, ये रहा, बटे में स्मॉल n का मान 0.1 प्लस कैपिटल N का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5.2, तो 5.2। तो ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ये क्या होगा दोनों ऐड हो जाएंगे 0.1 प्लस 5.2 तो कितना हो जाएगा 5.3। अब आप इसको इससे भाग दोगे तो आपने देखा होगा इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 1/, कितना बचा 53, यानी कि 1/53। 53 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.01882, जब आप डिवाइड करोगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये निकला यूरिया का मोल प्रभाज, समझ में आया। अब देखते हैं ये कह रहा है जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप सभी को पता है यदि एक का मोल प्रभाज पता चल जाए तो दूसरे का मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक में से उसको माइनस कर देते हैं। तो एक माइनस, तो यूरिया का मोल प्रभाज कितना 0.01882, ये रहा। अब आप किसको क्या एक में से माइनस करोगे तो ये आएगा
0.982 आप आराम से घटा भी सकते हैं यदि आपको डाउट लगता है तो। घटाने की तो बड़ी बात नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का जो न्यूमेरिकल था वो क्लियर हो गया होगा। देखिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से, क्योंकि इस साल ये आया नहीं है तो इस साल जो आएगा अब इस साल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, तो इसे पढ़ लेते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है राउल्ट का वासुदाव अवनमन नियम लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा क्योंकि ये क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है P माइनस पी एस बटे पी बराबर होता है N1 प्लस N2। अब ये क्या है ये मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो P क्या आता है विलायक का वाष्प होता है, PS क्या है विलयन का वाष्प। देखिए ये विलायक है और ये विलयन है, क्लियर हुआ। अगला N1 क्या है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, और N2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जो इंपॉर्टेंट थे वो सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट ये कह रहा है एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला जाता है तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना करिए। तो NaOH की मोलरता का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, NaOH के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में होना चाहिए। तो NaH का जो आपका क्या है भार है कितना है 40, कितना दे रखा है 40 ग्राम, बटे इसका अणुभार NaOH का अणुभार कितना होता है 40, सही है, बटे विलयन का आयतन लिख रहा 500, और ml को जब एक किस में बनाओगे लीटर में तो 1000 से भाग दोगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए 40 से 40 कटेगा और ये ऊपर जाएगा 1000 और नीचे बचेगा 500, तो ऊपर बचा 1000 नीचे बचा मेरे प्यारे बच्चों 500। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 500 से ये आएगा 2 बार, तो ये क्या आएगा मोल, क्या आएगा मोल बटे लीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब इसका थोड़ा सा रीजन भी यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसने बोला है किसकी भाई NaOH की मोलरता तो निकाल ली, क्या करा नॉर्मलता की गणना करें। तो नॉर्मलता क्यों निकलेगी चलिए बता देते हैं, ये कितनी आएगी वो इसको समझा देता हूँ। NaOH का विलयन की नॉर्मलता एवं मोलरता समान होगी क्योंकि इसका जो तुल्य भार है एवं अणुभार क्या है समान है। तुल्य भार मतलब 40 ग्राम दिया है और अणुभार कितना होता है 40, जब 40 को 40 से भाग करोगे एक ही आएगा। इसका मतलब जो हमारा NaOH की जो मोलरता 2 आई है वो भी अणुभार कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 ही आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि यही काम करना पड़ता और यही इसका आंसर आता, तो इसलिए इसका मैंने यहाँ रीजन लिखा है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला जाता है। देखो KCl क्या होता है, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो KCl कितना है 15 ग्राम, यानी कि क्या है KCl पोटेशियम क्लोराइड 15 ग्राम। KCl का अणुभार कितना है 74.5, समझ में आया। अब इसने क्या बचा मेरे बच्चों मोलरता, तो मोलरता बराबर होती है क्या होता है भाई कि जितना दिया है ग्राम बटे अणुभार, अणुभार बटे लीटर, लीटर में क्योंकि आयतन क्या होता है लीटर में होता है बताया था अभी। तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली हमें 1 लीटर दिया 1 लीटर, तो 1, अब ये क्या बचा ये इसको से भाग देंगे तो ये आएगा 0.2 और मोल बटे लीटर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट था और जो एग्जाम में आना ही आना है और आपके अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो तैयारी कर लीजिएगा मिठाई खवाने की पड़ोसियों को। चलिए मिठाई की तैयारी हम बाद में करते हैं, पहले हम इस पेपर की तैयारी करते हैं क्योंकि मिठाई तो हम बाद में भी खा लेंगे, पेपर का टाइम अभी है तो अभी हम तैयारी कर लेते हैं। क्वेश्चन में आया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, ये कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है। तो चलिए कोलराउस का नियम भी पढ़ लेते हैं। देखिए थ्योरी है आसान है, पढ़ते हैं। ये कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटक की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोल चालकताओं के योग के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है अगर इस नियम के अनुसार देखा जाए तो कोई यानी कि किसी विद्युत अपघटक की अनंत तनुता पर
चालकता के जो धनायन है और ऋणायन की जो मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो आई होप क्लियर क्वेश्चन, बहुत ईजी है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों। जरा सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों पड़ जाता है, यानी कि आपको इसका कारण बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यदि कॉपर की छड़ को डाल दें तो उस घोल में जो नीला क्यों पड़ जाता है, यानी कि घोल नीला क्यों पड़ जाता है। तो आई होप समझिए। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी हम रिएक्शन भी चेक कर लेंगे। इसमें लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन में विस्थापित कर देता। कहने का मतलब है जो रासायनिक श्रेणी होती है का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है जाता है, ये AgNO3 से निम्न क्रिया करेगा। समझ में आ गया। AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्या क्रिया करेगा, भाई कॉपर है, ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराई तो क्या कॉपर अलग NO3 2NO3 माइनस और 2Ag बन गया। तो ये हमारी इस रिएक्शन से समझ में आता है कि कितना आसान है ये न्यूमेरिकल, यानी कि ये आपका थ्योरी और रासायनिक समीकरण। तो आई होप क्लियर। आप देखते हैं इसका मैंने यहाँ रीजन भी लिखा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन यानी कि Cu++, ये वाला जो Cu क्यूप्रिक आयन बोला जाता है, विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आपके क्लियर होते जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। भाई कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील को डाल दें तो उससे क्या होगा, तो इसका रीजन पूछ रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यार कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर कि कॉपर के विलयन में अगर लोहे की कील को डाल दें तो लोहे के कील के जो ऊपर है ना कॉपर की एक परत चढ़ जाती है बहुत पतली, क्योंकि कॉपर की क्यों चढ़ती है, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम है। तो आई होप क्वेश्चन हमारा क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुके। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 14। ये कह रहा है सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि EMF से क्या तात्पर्य है। तो ये भी डेफिनेशन है, यानी कि EGC लैंग्वेज है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। कह रहा किसी सेल के इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए ये आपका फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है, तो आपको जो इजी लगे वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सेल का विद्युत वाहक बल ही बूझा जाता है और यहाँ भी सेल का विद्युत वाहक बल बूझा गया। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिजिक्स में अगर आपका लिखा हुआ है तो उसमें चेक कर लीजिएगा, परंतु ऐसी बात नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं अगर मेरे नोट से एक भी क्वेश्चन आता है। आई होप क्लियर। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है क्यों, यानी कि आपको क्या बताना है, रीजन बताना है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता क्यों, ये इसका रीजन बताना है। तो केवल थ्योरी है, थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं। कह रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबे हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। कहने का मतलब है कि जो रासायनिक श्रेणी है ना जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, बट तांबा जो है हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबे से क्या है, कम है। इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं कर पाता। तो रीजन समझ में आया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, मैंने लिखने की आसान से लैंग्वेज में कोशिश की है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक भी बकवास सवाल नहीं लिया। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर पेपर में क्वालिफाई करना है, बेहतरीन नंबर से करना है और आसपास के माहौल को महकाना है, यानी कि आपको क्या है सिस्टम फाड़ना, तो सिस्टम फाड़ तैयारी करनी है हमें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये कह रहा प्राथमिक सेल क्या है। ये कह रहा प्राथमिक सेल वे हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जाता।
प्राथमिक सेल कहलाते हैं। देखिए इसको शुष्क सेल भी बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि प्राथमिक सेल वे हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। आई होप क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा हार्डी सोल्जे का नियम क्या है बताइए। तो इस नियम के अनुसार कहते हैं, इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंद शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंद शक्ति होती है। समझ में आ गया? क्वेश्चन इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने आपको रिएक्शन लिख दी है, इस रिएक्शन को बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 19 में क्या कहता है। बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें भी। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। अगर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है उसको बताना है तथा आणविकता क्या है उसको बताना, यानी कि इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चनों का प्रयोग किया गया, एक तो कोटि बतानी है, एक को आणविकता बतानी। तो चलिए पहले लिखते हैं आणविकता। आणविकता क्या होती है इसको पढ़ते हैं। ये बोल रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये इसकी क्या है रिएक्शन। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यही कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में किसने भाग लिया, अमोनियम नाइट्रेट ने जैसे ही भाग लिया, तो कह रहा अणुओं की न्यूनतम संख्या को, तो इसके अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो क्वेश्चन आई होप क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कोटि। तो कोटि क्या होती है इसको पढ़ लेते हैं। ये कह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्र अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तन करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनके अणुओं की संख्या जिनका सांद्र अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तन कर देता है, यानी कि जो प्रक्रिया है उसकी जो प्रगति है, यानी कि वो जो चलता है जिस प्रकार से उसके रास्ते में परिवर्तन या तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा, उसी को ही कह लेंगे अभिक्रिया की कोटि। समझ में आ गया? आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है, जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या ये दूसरी डेफिनेशन है, यानी कि आपको अगर ये याद करनी ये याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने दूसरी भी लिख दी है। ये बोल रहा है, इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघटय के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। सटीक लैंग्वेज लिखनी है तो बिल्कुल ये थोड़ी खुल के लिखनी है तो आपको ऊपर वाली लिख सकते हैं, यानी कि आपको जो अच्छी लगे वो पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ रहे होंगे देख तो ही। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। ये बोल रहा है, Zn कॉपर सल्फेट यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से Cu विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता, क्यों। यानी कि आपको कारण बताने कि Zn कॉपर के विलयन में जो है कॉपर को विस्थापित यानी कि हटा देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है हमें बताओ। तो क्वेश्चन समझिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये बोल रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn का स्थान Cu से ऊपर होता है, यानी कि जो आपके रासायनिक श्रेणी है जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर होता है, अतः यह Zn Cu से अधिक सक्रिय है तथा CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। देखिए ये रिएक्शन है, ये हमने लिखा CuSO4 की Zn के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमने अभी क्या बताया था कि Zn जो है Zn Cu से अधिक सक्रिय है, यानी कि ये जब ज़्यादा सक्रिय होता है तो क्या करता है Zn Cu को हटा देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। तो Zn कहाँ बैठ जाता है, Cu के स्थान पर। यहाँ यही लिखा हुआ है ZnSO4, तो Zn कहाँ बैठा है, यानी कि जिंक सल्फेट के साथ क्रिया कर गया और कॉपर क्या कर दे, इन्हें अलग बना दे, तो हमें ये अलग उत्पाद प्राप्त हो जाएगा।
तो समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ईजी है कि रासायनिक क्रिया में भाई Zn का स्थान Cu से ऊपर है और इसलिए ये अधिक सक्रिय है, तो CuSO4 के विलयन में Cu को भी क्या कर देता है, विस्थापित कर देता। इसका मतलब इसको ये अपने स्थान से हटा देता है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम क्या समझते हैं इसको हम बता देते हैं, तो लिख के दिखाएंगे। ये लिख रहा वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्र परिवर्तन होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आ गया? यानी कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की जो सांद्र है ना परिवर्तित होता है, यानी कि समय के साथ साथ अभिकारक के जो पदार्थ का सांद्र है वो परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला होता है dx/dt। तो dx क्या है, dt क्या है, ये मैंने यहाँ लिखा है। dx क्या है, मोल उत्पाद, जबकि dt क्या है, समय अंतराल। क्वेश्चन समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है जबकि कुछ के लिए यह ऊष्मा शोषी है। क्यों? यानी कि कुछ पदार्थों के लिए घुलनशीलता क्या है, ऊष्माक्षेपी, जबकि कुछ के लिए ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माशोषी है, क्यों है, इसका रीजन बताते हैं। पढ़ लेते हैं इसके क्वेश्चन को। यदि विलयन में विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, यानी कि विलेय और विलायक के अगर मध्य यानी कि बीच में देखा जाए आकर्षण बल अधिक होगा तब ऊष्मा उत्पन्न होती है और घुलनशीलता प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। समझ में आया? अगला, यदि विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण कम होता, तो यहाँ आकर्षण क्या था, बहुत ज़्यादा था, सही है, यहाँ क्या है, कम, तब यह प्रक्रम ऊष्मा शोषी होती है। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? बहुत ईजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा अणु संख्या गुणधर्म क्या है। तो इसको पढ़ते हैं। ये लिख रहा है विलयन के वे गुण जो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित होते हैं तथा जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। तो विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम ऐसी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे, क्योंकि मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि यदि आपने ध्यान से समझने की कोशिश की तो यकीन मानिए आप 100% पेपर में इसको फोड़ के आएंगे और सिस्टम पूरा हिला देंगे। तो चलिए हम सिस्टम हिलाने वाले ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 25, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री टेम्परेचर पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित करते हैं, क्यों? यानी कि जो ट्राइक्लोरोफ्रोम है उसे गहरी रंगीन यानी कि बहुत गहरी जो रंगीन बोतल होती हैं उन्हीं बोतल में क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्या है, ये रीजन बताइए। तो पेपर में आने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस कौन सी, फास्फीन बनाता है। तो चलिए ये क्या है आपका भाई, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में अगर यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत करके वायुमंडल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, फास्फीन गैस, और ये विषैली गैस बनाई जाती है। इसका रीजन आप समझ में आ गया होगा कि ये ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखते, क्योंकि ये अगर प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, प्रकाश में रख दें, तो एक जो विषैली गैस है फास्फीन गैस बनाएगी और जो हमें बहुत नुकसान देगी। तो इसलिए क्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतल में रखने का कारण समझ में आया, क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो प्रकाश से क्रिया ना करे और फास्फीन गैस जो विषैली है उसको उत्पाद ना करे। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 27वां। तो 27वां बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। ये बोल रहा है हेलो एल्केन से एक आणविक नाभिक रागी यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि SN1 अभिक्रिया समझाइए। तो यह इसको ध्यान से पढ़ेंगे
लिख रहा है यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। इसमें पहले पदों में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विषमांग विदलन के द्वारा विदित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक इसने ही अभिकर्मक से की अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। तो क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये करा राइमर टीमर अभिक्रिया समझाइए। राइमर टीमर अभिक्रिया क्या है उसको हम समझाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। जब फिनोल क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक यानी कि एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सेलिसिल्डिहाइड बनता है, जिससे आर्थे हाइड्रोक्सी बेंजीनडिहाइड कहते हैं। तो ये आपके सामने क्या एक बेंजीन है, बेंजीन में अगर OH जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। और किससे, ये हमारा एल्कोहलिक से क्रिया कराने पर, इसे क्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है हाइड्रोक्सी बेंजीनहाइड। समझ में आ गया। तो रिएक्शन क्लियर है, स्पष्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। करा फ्रान यानी कि 12 DDT के उपयोग बताइए, यानी कि फ्रान 12 और तथा DDT के उपयोग हमको बताने हैं। तो चलिए पहले फ्रेऑन 12 पढ़ लेते हैं। यह एरोसॉल प्रणोदक वृत्ति शीतलक तथा वायु शीतलन में उपयोग किया जाता है। उपयोग समझ में आया। अब DDT का उपयोग करा। DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, परंतु जीवों में इसके सतत अंतग्रहण से उत्पन्न विषैले प्रभावों के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि पहले क्या इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता, परंतु जीव में इसके अतत अंतग्रहण यानी कि अंदर इस तरीके से बसने लगा कि उनकी नस्लों को विलुप्त होने लगी। तो इस कारण इसको DDT को प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, यानी कि जीवों की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ईजी है, पढ़ लेते हैं इसको भी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें कहा गाटरमान अभिक्रिया को समझाइए। तो गाटरमान अभिक्रिया क्या है इसको पढ़ते हैं। ये कहा इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। समझ में आ गया। इसकी रिएक्शन आपके सामने प्रस्तुत है। भाई बेंजीन डाइएजोनियम है, CuHCl की उपस्थिति में अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपका सब कुछ क्लियर। तो आज मैंने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और जो एग्जाम में आने वाले हैं सब कुछ कवर किया है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक स्माइल के साथ लाइक करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो आपको जैसी भी लगती हो कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो के साथ, क्योंकि आपकी तैयारी को और धार देनी है, तो इसी धार को और पैनापन देंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।